हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ अभिषेक दास। मैं आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल फील्ड्स एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव given their competition examinations and they get selected in their examinations under my teaching. So today I'm here to teach to all of you. I will teach to all of you in Hindi and English. That means bilingual. Okay? ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश मीडियम के भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तब आपको इंग्लिश सीखने की प्रयास जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके अगर आप जॉब पे आ जाते हो उसके बाद आपको इंग्लिश में कई सारे जो है वो असेंबलीज जो है अटेंड करनी पड़ती हैं। कई सारे आपको मीटिंग आपको अटेंड करने पड़ेंगी, कई सारे फॉर्म्स आपको इंग्लिश में बनाने पड़ेंगे। इसलिए आपको इंग्लिश इंग्लिश के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साथ ही साथ मैं अपने इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बोलूँगा कि आपको हिंदी जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी काम आपका इंग्लिश में नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे सभी लोगों को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए आपको हिंदी आना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आई एम ट्राइंग टू टीच टू ऑल ऑफ यू इन हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू टुडेस लेक्चर। आज हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। इंडियन हिस्ट्री, देखिए दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री जो है वो काफी ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेलिवेंट टॉपिक रहा है, हर वर्ष पूछे जाने वाला एक सब्जेक्ट रहा है। ना केवल ये स्टेट पीएससी में बल्कि यूपीएससी में भी इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही आपको पता ही होगा कि रेलवे, एसएससी और डिफरेंट एग्जामिनेशंस जिसमें हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, काफी मजेदार क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। सो आज हम इस हिस्ट्री के लेक्चर को लेने वाले हैं, और इस हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देखिए दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी बातों को सीख जाएंगे, मतलब इसके हम बैकग्राउंड को चेक कर लेंगे, इसकी पूरी ओवरव्यू को ले लेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हिस्ट्री है वो मेनली क्या क्या होती है। एंशियंट हिस्ट्री होती है दोस्तों, मिडेवल हिस्ट्री होती है, और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री भी होती है। ये तीन टाइप की हिस्ट्री जो है वो कैटेगराइज की गई है। आई होप आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में, तभी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल। सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल एज के बारे में, जिसमें हम जानेंगे पैलियोलिथिकल एज, फिर उसके बाद हम मेसोलिथिक एज, फिर नियोलिथिक एज, फिर चैल्कोलिथिक एज, फिर उसके बाद हम तांबे की खोज करा देंगे, फिर उसके बाद हम एंट्री करा देंगे लोहे की खोज की, फिर फार्मिंग कैसे एकदम फास्ट बढ़ जाती है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आ जाएंगे हम कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की आखिरकार इकोनॉमी सरप्लस कैसे रही, आखिरकार वहां के लोगों को कल के खाने की टेंशन क्यों नहीं थी। फिर उसके बाद साथ ही साथ हम उसमें जानेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं भाई। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वहां कौन सी सिटी स्टेब्लिश थी जिसको आप हड़प्पा सिटी के नाम से जानते हो। तो ये हड़प्पा की क्या विशेषता है, मोहनजोदड़ो की क्या खासियत है, मेसोपोटामिया जो साइमल्टेनियसली एक स्टेट था, एक रीजन था जो चल रहा था, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम आ जाएंगे वैदिक काल में, वैदिक पीरियड में, जिसमें हम देखेंगे ऋग्वैदिक पीरियड। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर वैदिक पीरियड, जिसको आप लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जानते हो। फिर उसके बाद हम एंट्री करेंगे किसके बारे में, जन के बारे में। फिर उसके बाद महाजनपद के बारे में काफी ज्यादा हम इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके बाद महाजनपद के बारे में जानने के बाद पहले उन महाजनपदों को क्या बोलते थे, आज उन महाजनपदों को क्या बोलते हैं, हम सभी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही देखिए दोस्तों, महाजनपदों के बारे में तो हो जाएगा, उसके बाद हम एंट्री करा देंगे किसके बारे में, धार्मिक युद्धों के बारे में, धार्मिक आंदोलन के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद हम मगध की एंट्री कराएंगे, मगध में बिंबिसार की एंट्री करा देंगे, उसके ही बेटे ने उसे क्यों मार दिया इसके बारे में जानेंगे। टिट फॉर टेट उसी के साथ हुआ, यानी कि अजातशत्रु के साथ उदयन ने भी वैसा ही किया जैसे अजातशत्रु ने बिंबिसार के साथ वैसा किया था, इसके बारे में भी हम जानेंगे दोस्तों। उसके बाद हम एंट्री कराएंगे शिशुनाग वंश के बारे में। फिर उसके बाद नंद वंश की एंट्री करा देंगे, नंद वंश में हम घनानंद के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ उसी समय एक महान व्यक्ति चाणक्य के बारे में भी जानेंगे दोस्तों। और खास करके आपके स्टेट पीएससी के एग्जाम में चाणक्य को और किन किन नामों से जाना जाता है, ये क्वेश्चन तो आपको पूछता ही रहा है। ओके दोस्तों, सो हम उसके बाद चाणक्य के बारे में जानेंगे, उसके अर्थशास्त्र में आखिर ऐसी कौन सी बात लिखी थी जिसकी वजह से कई सारे राजा जो है वो उन्नति की ओर बढ़ रहे थे,
लेकिन जिन लोगों ने नहीं माना वो अवनति की ओर, यानी कि उनमें क्या हो रहा था, वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे, जैसे कि घनानंद। तो उसके विरोध में उन्होंने चंद्रगुप्त को कैसे तैयार किया, चंद्रगुप्त की सभी महान गाथाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट काम है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, हम उन्हीं टॉपिक पे फोकस करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद हम बिंदुसार के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे अशोक के बारे में क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसा हुआ कि बिंदुसार की मृत्यु तो 273 बीसी में हो चुकी थी, लेकिन अशोक कब राजा बना, वो 269 बीसी में बनते हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या घटना हुआ कि अशोक ने 4 साल का गैप कर दिया। ओके दोस्तों, इन सभी विषयों के बारे में हम डिटेल से नॉलेज लेने वाले हैं। सो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए दोस्तों। फिर अशोक का कार्यकाल जब समाप्त होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, उसका एक भाई था सुसीम, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आखिरकार कली युद्ध में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके वजह से अशोक का हृदय ही परिवर्तित हो गया। कौन से चाइनीज यात्री जो है भारत आते हैं और अशोक को अपना ज्ञान देते हैं, और अशोक और चंद्रगुप्त और बिंदुसार ये कौन कौन से धर्मों को अपनाते हैं। क्या वो बौद्ध भिक्षुक थे, या क्या वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, क्या वो बौद्ध धर्म के अलावा जैन धर्म को मानने वाले थे। क्योंकि हमको तो पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को मान रहे थे। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, सभी बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। फिर अशोक का कार्यकाल जब समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से, फिर उसके बाद हम सातवाहन वंश के बारे में जानेंगे, कुषाण के बारे में जानेंगे, चोल के बारे में जानेंगे, चेर के बारे में जानेंगे, फिर पल्लवों के बारे में भी हम यहां से जानकारी हासिल करेंगे। फिर उसके बाद आप आ जाइएगा कि विदेशों से कुछ आक्रमण हुए, जैसे कि ईरान ने आक्रमण किया हमारे देश पे, तो इनके विषय में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर साथ ही साथ हम वहां पे देखेंगे दोस्तों कि हर्षवर्धन राजा किस तरीके से काम करते हैं, संगम वंश किस तरीके से काम करता है, गुर्जर प्रतिहार किस तरीके से काम करते हैं, चौहान किस तरीके से काम करते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम भरपूर डिस्कशन लेने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ हम एंट्री करा देंगे कौन से ऐसे मुस्लिम शासक थे जो भारत में सबसे पहले एंट्री करते हैं। कई इतिहासकार कहते हैं कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम आए थे भाई, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 711 में मोहम्मद बिन कासिम आए थे भाई। हम उसमें से डिटेल जानेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद हम एंट्री करा देंगे महमूद गजनवी की, आखिरकार उन्होंने भारत में इतनी लूटपाट क्यों मचाई, इसके बारे में जानेंगे। क्या महमूद गजनवी का नाम एक इस्लामिक नाम है, तो क्या वो एक इस्लामिक थे, इनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ ही हम उसके बाद देखेंगे मोहम्मद गौरी की एंट्री करा देंगे, पृथ्वीराज चौहान की एंट्री करा देंगे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की आपस में लड़ाई करा देंगे, और पृथ्वीराज चौहान को जब किससे लव हो जाता है, उनको जयचंद की बेटी संयुक्ता से उनको प्रेम हो जाता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आखिरकार जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ देने के बजाय मोहम्मद गौरी का साथ दिया, इसके पीछे क्या कारण रहे, इन सभी बातों को हम जानेंगे दोस्तों। और बिल्कुल एकदम क्लियर माइंड से आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप सभी चीजों को आसानी से सीख जाएंगे दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने अपने ही एक जो गुलाम था कुतुबुद्दीन, उसको अपनी राजगद्दी सौंप दी, और उसके बाद से स्टार्ट हुआ गुलाम वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इल्तुतमिश के बारे में, फिर रजिया सुल्तान के बारे में, फिर बलबन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, हम अलग अलग राजाओं के बारे में और भी कई सारे डिस्कशन करेंगे, जैसे कि हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश में क्या होता है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वाली तो आपने मूवी देखी ही होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर तुगलक वंश आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक आए, मोहम्मद बिन तुगलक आए, फिरोज शाह तुगलक आए, उन सभी के बारे में हम भरपूर डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो हम इंपॉर्टेंटली जितने भी टॉपिक होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, सब पे डिस्कशन भरपूर तरीके से करने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ हम आगे जाकर के हम साउथ इंडिया की जब बात करेंगे तो वहां हम देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य कैसे आगे बढ़ रहा है, बहमनी साम्राज्य कैसे आगे बढ़ रहा है, फिर देखेंगे लोधी वंश कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे इब्राहिम लोधी आते हैं, कैसे वो लड़ाई करते हैं, कैसे सिकंदर लोधी आते हैं, कैसे वो अपने राजपाट को चलाते हैं, सब पे हम भरपूर डिस्कशन करेंगे। तभी एंट्री होती है 1483 में मुगलों की, और बाबर ने क्या क्या गुल खिलाया उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया, सभी बातों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। साथ ही हम ये देखेंगे कि बाबर के राजपाट में भारत में आखिरकार मंगोलों ने क्यों आक्रमण नहीं किया, जबकि चंगेज खान जो मंगोल के रहने वाले थे सभी देशों में आक्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने भारत को क्यों छोड़ दिया, सभी पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि हुमायूं जो है जीवन भर लड़खड़ाते रहे और लड़खड़ाते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके विषय में भी हम डिस्कस करेंगे। उनके समकालीन शेर शाह सूरी के बारे में भी हम भरपूर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। साथ ही शेर शाह सूरी के पश्चात जो है
हम अकबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार अकबर इतने महान राजा क्यों साबित हुए कि उन्होंने ना केवल मुस्लिम साम्राज्य को, ना केवल मुस्लिम प्रांतों को डेवलप किया, बल्कि हिंदू प्रांतों को भी काफी ज्यादा डेवलप किया। वे सभी हिंदू मुसलमानों को लेकर आगे बढ़ रहे थे दोस्तों। आखिरकार देखिए ऐसा हुआ कि अकबर की बुद्धिमत्ता काम आई और उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी पे भी कोई भेदभाव नहीं किया दोस्तों। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एंट्री हो जाएगी अकबर के बाद शाहजहां की एंट्री हो जाएगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम जहांगीर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर शाहजहां के बाद हम औरंगजेब, लास्ट पावरफुल किंग के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको आप औरंगजेब के नाम से जानते हो। फिर उसके बाद बहादुर शाह के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एंट्री हो जाएगी आपके मॉडर्न हिस्ट्री की दोस्तों, और मॉडर्न हिस्ट्री में हम जानेंगे कि पुर्तगाली आते हैं तो वो क्या डिमांड लेके आते हैं, फिर डच आ जाते हैं वो कैसे उनको हरा देते हैं, क्या उनकी नौसेना पुर्तगालियों की नौसेना से काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसके बारे में भी हम भरपूर डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही हम इसमें ये देखने वाले हैं दोस्तों कि अंग्रेजों ने इन दोनों को कैसे भगाया। फिर उसके बाद जब फ्रांसीसी की एंट्री होती है तो फ्रांसीसी अंग्रेज से, पुर्तगाली से और डचों से कैसे निपटारा करती है, सब बातों पर डिस्कशन करेंगे। क्या वो सक्षम होती है, क्या वो सक्षम नहीं होती। कर्नाटक वॉर 1, कर्नाटक वॉर 2, कर्नाटक वॉर 3 के बारे में हम भरपूर डिस्कशन करेंगे। साथ ही फिर उसके बाद देखेंगे अंग्रेजों ने आखिरकार ऐसा क्या घटना घटी कि बंगाल में उनकी नजर जो है वो जमने लग गई दोस्तों, और उन्होंने प्लासी का युद्ध कर दिया 1757 में। फिर उसके बाद 1764 में उन्होंने बक्सर का युद्ध कर दिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मैसूर के साथ युद्ध, अवध के साथ युद्ध, मगध के साथ युद्ध, सभी अलग अलग जगहों के साथ युद्धों के बारे में हम भरपूर डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। फिर आंग्ल मराठा युद्ध होता है, टीपू सुल्तान की एंट्री हो जाती है, नाना साहब की एंट्री हो जाती है, सभी चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। फिर उसके बाद एक टाइम बीतने के बाद 1857 में मंगल पांडे के बारे में डिस्कस करेंगे। चर्बी लगे कारतूसों को अंग्रेज लेके आए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मंगल पांडे क्यों विरोध करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मंगल पांडे को कहां फांसी दिया गया, उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्या लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि लॉर्ड रॉबर्ट्स कहते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वो कोई महान क्रांति नहीं थी भाइयों, वो तो केवल सैन्य विद्रोह थी। क्या ये सही है या गलत, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एंट्री करा देंगे कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। एओम ह्यूम ने आखिरकार उनका क्या पड़ा था जो उन्होंने भारतीयों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसको उन्होंने कहा इट इज अ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आखिरकार उन्होंने सेफ्टी वॉल्व की तरह कैसे भारत का इस्तेमाल किया, कैसे कांग्रेस की कमेटी का इस्तेमाल किया, इन सभी बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूपीएससी में भी देखने को मिलते हैं कि कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश एओम ह्यूम ने क्यों की थी, और वो ऐसा क्यों सोच रहे थे कि कांग्रेस जो है सेफ्टी वॉल की तरह काम करेगा। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, ये कांग्रेस की घटना हो गई माफ कीजिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से कांग्रेस डेवलप होता है, क्योंकि पहले तो एक साल में गिने चुने दिन ही वो मीटिंग में इकट्ठे होते थे दोस्तों। फिर समय बीतते गया और धीरे धीरे उनकी मीटिंग में इकट्ठे होने की ताकत भी कम हो रही थी, क्योंकि वो काफी बुजुर्ग थे और केवल अभी जातीय वर्ग के लोग ही उसमें आते थे दोस्तों, निम्न वर्ग का कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसी वजह से कांग्रेस में डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलता था। फिर उसके बाद क्या परिवर्तन होते हैं दोस्तों, तभी एंट्री होती है लोकमान्य तिलक की, गोपाल कृष्ण गोखले की, गोपाल राय की, और भी कई सारे राजनीतिक नेताओं की। फिर मोहम्मद अली जिन्ना की भी एंट्री इसमें हो जाती है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 1903 में यह डिसाइड किया गया दोस्तों, अंग्रेजों ने यह डिसाइड किया कि हम बंगाल का विभाजन कर देंगे। ऐसा क्या बहाना बताया, इस सब पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और 1905 में बंगाल के विभाजन के बीच में कौन कौन से आंदोलन चले, जैसे स्वदेशी आंदोलन वगैरह चला था, इस पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। 1907 में जो सूरत अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस दो गुटों में, नरम दल और गरम दल, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में क्यों वो चेंजेस हो जाता है, क्यों वो बदल जाता है, क्यों उनमें एक डिफरेंस आ जाता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके बाद लोकमान्य तिलक की जो पंजाब केसरी नाम की एक न्यूज़पेपर एजेंसी थी, उसके बारे में भी हम काफी ज्यादा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, महात्मा गांधी की एंट्री करा देंगे। महात्मा गांधी की एंट्री 1915 में हम करा देंगे दोस्तों, और साथ ही साथ उससे पहले महात्मा गांधी की साउथ अफ्रीका में कैसे कैसे घटनाओं से उनका सामना हुआ, कैसे छुआछूत से उन्होंने निपटारा किया, किस तरीके से वहां भारतीयों को इकट्ठा किया, और अंग्रेज सरकार के, वहां के अफ्रीका की जो सरकार थी उसके खिलाफ में उन्होंने किस तरीके से आंदोलन चलाए, इन सभी पे हम डिस्कस करेंगे। उनके सत्याग्रह और अहिंसा की चर्चा तो दूर दूर तक फैली थी, तो हम इसकी चर्चा क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, हम भी इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो इस
कोर्स में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फिर होम रूल लीग आंदोलन करा देंगे, एनी बेसेंट की एंट्री करा देंगे, आंदोलन में एनी बेसेंट वापस क्यों अपने कदम ले लेते हैं इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। गांधी जी की एंट्री करा देंगे, गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने उनको क्यों कहा कि आप पहले देश भ्रमण कीजिए फिर कोई बात बोलिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आखिरकार ऐसी कौन सी घटना घटी दोस्तों जिसकी वजह से राजकुमार शुक्ल को महात्मा गांधी जी को कहां बुलाना पड़ा, चंपारण बुलाना पड़ा, और चंपारण में उन्होंने कौन से आंदोलन चलाए, तीन कठिया पद्धति क्या होती है, सब पे डिस्कस करेंगे। अहमदाबाद मील आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, सभी पे हम भरपूर डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। काफी इंटरेस्टिंग आप सभी को लग रहा होगा दोस्तों। फिर उसके बाद हम एंट्री करा देंगे, देखिए हम काफी 1919 तक पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, खलीफा के बारे में डिस्कस करेंगे, टर्की के बारे में हम इसमें काफी ज्यादा डिस्कस करेंगे कि टर्की में खलीफा को आखिरकार उतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया गया। सभी बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। फिर उसके बाद काकोरी कांड पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। साइमन गो बैक का नारा आखिरकार क्यों लगाया गया, लाला लाजपत राय को लाठी मारकर हत्या क्यों कर दी गई और किसने की, और उसका बदला भगत सिंह ने किस तरीके से लिया, सभी बातों पे हम भरपूर डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। काफी हमको मजा आने वाला है इस लेक्चर में। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, भगत सिंह क्यों अपनी एक टीम बना लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद अपना एक टीम बना लेते हैं, और वो क्या कहलाते हैं, वो बिल्कुल लिंक से हट करके एक आंदोलन चलाने लगते हैं और वो हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। आखिरकार उनके साथ ऐसी कौन सी घटना घटी जिसकी वजह से हिंसात्मक रास्ता उनको अपनाना पड़ा दोस्तों, सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे जिससे हम एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि भगत सिंह ने जेल कोर्ट में जाकर के बम फेंक दिया, इस पर डिस्कस करेंगे। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को क्यों फांसी पे लटका दिया गया, इन बातों पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी ओर हम देखेंगे कि गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन में, उसके लिए गांधी एडविन समझौता होता है, उस पर डिस्कस करेंगे। गोलमेज सम्मेलन 1, गोलमेज सम्मेलन 2, ओके। फिर राउंड टेबल जो सम्मेलन हुआ था, समिट जो हुआ था 3, ये 3 होते हैं दोस्तों, इस पे हम डिस्कस करेंगे। हम उसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि पहले वाले सम्मेलन में और आखिरी वाले सम्मेलन में गांधी जी क्यों नहीं गए, कांग्रेस उसमें जाने से क्यों इनकार कर रहा था, सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद गांधी एडविन पैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बीच में कौन कौन से समझौते हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गांधी को यर्मदा जेल में क्यों बंद कर दिया गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है लोकमान्य तिलक की मृत्यु जब हो गई थी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि गांधी जी को मनाने के लिए आखिरकार भीमराव अंबेडकर जी को क्यों वहां जाना पड़ा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पूना पैक्ट के बारे में समझेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1940 का अगस्त प्रस्ताव के बारे में, और आखिरकार चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्यों ये स्वीकार किया कि हमको भी चुनाव लड़ने चाहिए और अंग्रेजों का हमको इसमें विरोध करना चाहिए, क्यों ऐसा स्वीकार किया, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हम इसमें जानेंगे कि आखिरकार महात्मा गांधी पहले उनके विरोध कर रहे थे, बाद में उनके सपोर्ट में आ गए, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि ऐसी घटना घटी दोस्तों, इन सभी बिंदुओं पे हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे दोस्तों 1940 का अगस्त प्रस्ताव के बारे में, फिर 1942 का क्रिप्स मिशन के बारे में, 1946 का कैबिनेट मिशन के बारे में जानेंगे दोस्तों, और उसके बाद माउंटबेटन योजना होगी, और उसके बाद हमारे देश को आजादी मिल जाएगी। तो इतने पूरे इतिहास को मैंने आप सभी को कुछ गिने चुने मिनट्स में बता दिए दोस्तों, ओके। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम भरपूर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप सभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रेलिवेंट होगा दोस्तों। सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर 1 by 1। सो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू टुडेस लेक्चर फ्रॉम नाउ। देखिए सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में आखिरकार आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक एरा देखना पड़ेगा, फिर मिड हिस्टोरिक एरा, फिर उसके बाद हिस्टोरिक एरा। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये आप सभी के स्क्रीन में जो नजर आ रहा है प्री हिस्टोरिक एरा, आप इसको किस नाम से जानते हो? प्री हिस्टोरिक एरा को आप जानते हो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से। इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं पूरा पषाण काल, जिसको आप पैलियोलिथिक एज कहते हो, और इसका जो टाइम पीरियड है 2 मिलियन ईयर से लेकर के 12,000 ईयर तक, इसके बीच में इसको बताया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक नई हिस्ट्री की बुक आई है जिसमें कि कंबाइन एनसीईआरटी दिया रहता है, उसमें इस डेट को गलत बताया गया है दोस्तों। सो आप अवेयर रहिएगा। फिर उसके बाद देखिए मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल, ये आपके 12,000 से 10,000 ईयर एगो तक का बताया गया है दोस्तों। इसके बीच में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये काल जो है इसके बीच में रहा होगा।
फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं नियोलिथिक एज के बारे में, जिसको आप नौपाषाण युग के बारे में जानते हो। इन तीनों एज के बारे में हम भरपूर डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। सो यहाँ देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि पेलियोलिथिक एज का मतलब यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि पेलियोलिथिक मतलब आखिरकार होता क्या है, यानी कि पूरा पाषाण काल यानी आखिरकार होता क्या है दोस्तों। पूरा पाषाण काल मतलब पूरा यानी होता है कि प्राचीन यानी कि पुरानी चीजें, और पाषाण यानी कि होता है कि पत्थर। तो उस जमाने में मतलब ये जो एरा था, इस एरा में क्या हुआ, इस एज में, इस टाइम पीरियड में लोग जो है पत्थरों का ज्यादा उपयोग करते थे, क्योंकि आपको पता है कि अर्ली मेंस जो है, अर्ली ह्यूमन उस टाइम पे उनकी लाइफ जो है वो स्टेबल हो पाई थी, मतलब वो लोग अर्थ में आ पाए थे दोस्तों। तो हम यहाँ सबसे पहले जानेंगे, देखिए पूरा पाषाण काल में लोग जो है कुछ इस तरीके से दिखते थे, मतलब अ मैन लाइक अ मंकी, मतलब अ मैन लाइक अ मंकी, आप उसको देख सकते हो। और उसके हाथों में आपको ये स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, एक स्टोन नजर आ रहा होगा दोस्तों। तो वो स्टोन का इस्तेमाल करते थे, यानी किसी भी प्रकार के स्टोन को लेते थे, उसका यूज करते थे, और किन चीजों में यूज करते थे हम आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए दोस्तों। फिर उसके बाद हम देखेंगे मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल। तो यहाँ पे देखिए इंसान में थोड़ा सा डेवलपमेंट आया, एंड मैन बिकम लाइक अ मैन, और उसके बाद इंसान इंसान के जैसे दिखने लगा। फिर उसके बाद आता है नियोलिथिक एज। इसमें आप देख सकते हो दोस्तों, आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा कि नियोलिथिक एज में क्या होता है कि इंसान जो है वो धीरे धीरे आभूषण करना स्टार्ट कर देता है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेलियोलिथिक एज के बारे में, यानी पूरा पाषाण काल। जैसे कि मैंने बताया कि अ मैन लाइक अ मंकी सीन इन द अर्थ फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एक इंसान दिखा गया इस अर्थ पे, जो कि एक मंकी की तरह दिखाई देता था, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन में बताया था अभी भी। फिर उसके बाद देखिए इनकी सबसे पहले एक प्राइमेट्स उत्पन्न हुई, यानी एक प्रजाति इनकी उत्पन्न हुई, जो कि अलग अलग एरिया में देखने को मिलता है। कई सारे प्रमाण ऐसे बोलते हैं कि कुछ कुछ जो है अफ्रीका में आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ जो है इंडिया की ओर धीरे धीरे अफ्रीका से इंडिया की ओर पलायन होने लगे दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए उस समय वो लोग कौन कौन से जानवरों को पालते थे, या नहीं पालते थे, इस पे भी हमको डिस्कस करना है। तो देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में तो उनको पता ही नहीं था कि जानवरों को हमको पालना है, तो बस जानवर देखते थे तो वो दे यूज्ड टू अटैक ऑन देम। ओके, और उस टाइम पे ऐसा प्रेजेंस मिला गया है कि काव हो गया, एलिफेंट हो गया, हॉर्स हो गया, ये तरह तरह के एनिमल्स हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या ये सभी जानवर सबसे पहले आए थे? नहीं दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो है कुत्ते की प्रजाति देखी गई थी, यानी डॉग प्राइमेट सबसे पहले देखा गया था। तो देखिए दोस्तों, आप में से कुछ बच्चे मुझे पूछ सकते हैं, सर ये बातें आपको पता कैसे चली? तो देखिए दोस्तों, इस हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए कई सारी सोर्सेस होती हैं, जैसे पुराने स्कल्पचर्स होते हैं, पुराने मैन्यूमेंट्स होते हैं, पुराने जो हस्तशिल्प होते हैं, पुराने जो दीवारों पे बनाई हुई जो आकृतियां होती हैं, उनसे भी आप इन सभी के बारे में जान सकते हो दोस्तों। ओके, और मैं आप सभी को एक साइंस रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि पहले के जमाने में लोगों को दफनाया जाता था, या उनकी बॉडी पड़े पड़े सड़ जाते थे, तो उनकी जो बोन्स थी वो ओवर द टाइम वो क्या हुआ, वो अंडरग्राउंड हो गया। और अंडरग्राउंड होने के बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे खोद के बाहर निकाला, तब उनको क्या मिला दोस्तों? देखिए, जो बोन्स होती है उसमें दो प्रकार की कार्बन होती है दोस्तों। एक होती है कार्बन 6 और एक होती है कार्बन 12। जो कार्बन 6 है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है दोस्तों, लेकिन जो कार्बन 12 है वो लॉन्ग टाइम तक बनी रहती है। तो ये कार्बन 12 की ही स्टडी करके हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया कि यह जो है बोन्स है कौन से ईयर पहले की है। नहीं तो आप खुद सोचिए दोस्तों, 2 मिलियन ईयर अगो की बात कैसे पता चलेगी किसी को, या 10,000 ईयर की बात कैसे पता चलेगी, है कि नहीं भाई? अब उसके बाद देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, जब जो आदि मानव थे आपके, जो अर्ली पीपल थे, इन्होंने दे स्टार्टेड यूजिंग द स्टोन्स, उन्होंने स्टोन का यूज करना स्टार्ट किया, इसलिए उस टाइम पीरियड को स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद देखिए उन्होंने इस स्टोन का कैसे यूज किया। उन्होंने इन स्टोन्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली उन्होंने अपने हथियार बनाने के लिए यूज किए। जैसे जानवरों पे अटैक करना था, जानवरों को मारना था, चारों ओर से एक जानवर को घेर लेते थे दोस्तों, और उसके बाद सभी उस पर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर देते थे, लगातार फेंको फेंको फेंको। तो फिर उसके बाद जानवर जब मर जाता था तो उनका काम हो जाता था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, जो लकड़ियां थी उस लकड़ियों को धारदार बनाया दोस्तों। देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जैसे इस तरीके से एक लकड़ी है, इसको यहाँ पे नुकीला बनाते थे, और जैसे कोई भी जानवर दिखता था उस पर वो चुभा देते थे। फिर उसके बाद क्या दोस्तों, उसकी मौत हो जाती थी, और बाकी लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों को लाते थे, उसके ऊपर में दे मारते थे, और उसके बाद वो मर जाता था।
फिर उसके बाद उसको लेके चले जाते थे और वो आराम से कच्चा खा जाते थे। उनको काफी मजा आता होगा ना दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, एमपी में आपको इसके कई सारे लाइफ एग्जांपल देखने को मिल सकते हैं। जैसे वहां पे भीम बेटिका आपको देखने को मिलेगा, भीम बेटिका की गुफा, वहां पे कई सारी पॉपुलर चीजें हैं दोस्तों। आप बिल्कुल कभी जाइए, मौका मिलता है तो। आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं आपको कई सारे एग्जाम्पल, जैसे ये जितने भी डायग्राम आपको दिख रहा है माफ कीजिएगा दोस्तों, जितना भी यहाँ पे इमेज आपको नजर आ रहा है ये सभी स्टोन्स के हैं। और ये सभी स्टोन्स कैसे हैं, काफी ज्यादा शार्प स्टोन है दोस्तों। शार्प स्टोन मतलब ये काफी धारदार हैं, उसे आसानी से किसी भी जानवर को काटा जा सकता था, किसी जानवर को मारा जा सकता था, काफी ज्यादा ये डेंजरस थे दोस्तों। और उसके बाद देखिए इसी टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि ऐसे हुआ होगा कि कई सारे लोग ऐसे इकट्ठे हुए होंगे और दोनों में मस्ती छिड़ी होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, एक भाई साहब ने पकड़ा होगा एक पत्थर और दे के मारा होगा किसी को, तो वो पत्थर जाके उस इंसान को नहीं लगा होगा, बल्कि कहां लगा होगा, उसके किनारे जाके एक जो पहाड़ी थी छोटी सी, जो कई सारे रॉक्स और स्टोन से बनी हुई थी, वहां जाके वो टकराई और वहां पे थोड़ी छोटी घास रही होगी। जब अचानक देखा उन्होंने कि ये क्या जल रहा है भाई, रेड रेड कलर का, ये क्या जल रहा है भाई, जिसके पास जाने से ये हमको तकलीफ दे रही है। इज इट फायर, क्या ये फायर है, क्या ये आग है। धीरे धीरे उनको इसका नाम तो नहीं पता था, हाँ, लेकिन उनको इसका यूज जरूर पता चल गया दोस्तों, क्योंकि जब वो आग वहां लगी तो धीरे धीरे पूरे जंगल में लग गई। जब भी गर्मी के दिन आते थे, फिर उसके बाद क्या होता था कि समर वेकेशन में जब दो पत्तियां ऐसे रगड़ती थी, आपस में ऐसे घिसते थे, उसकी वजह से जितने भी फॉरेस्ट थे, जितने भी माउंटेन्स थे, वहां आग लग जाता है और आग लगने की वजह से कुछ जानवर उसमें जल जाते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों में चेंजेस आया और लोग जब उन जानवरों को देखे, फिर उसके बाद उन जानवरों को पकड़ के खाने लगे दोस्तों। फिर जब उन जानवरों को उन्होंने पकड़ के खाया, तब वो क्या देखते हैं, उन जानवरों को जब पकड़ के खाया उन्होंने, तब वो देखते हैं कि वाओ इट इज सो टेस्टी। उनको लगा काफी ज्यादा इट्स यम्मी, और उसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया, अपने फूड स्टाइल को चेंज किया। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों वो क्या करते थे, सिंपल कच्चा खा जाते थे। जहां से मिला जानवर को पकड़ लिए, बोले कि मार तो दिए भाई, अब खा जाओ चलो, कच्चे ही खा जाते थे। आप सोचिए जरा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही फायर की खोजी, उनकी तो चांदी चांदी थी, बिल्कुल चांदी चांदी, क्या बोलूं दोस्तों, सोना सोना थी उनकी। और उन्होंने फिर क्या किया, जानवरों को खाना स्टार्ट कर दिया पका के। फिर उसके बाद देखिए आप सभी की स्क्रीन के सामने ये आपको एक मैप नजर आ रहा है, ये पूरा बसड़ काल के टाइम का मैप है दोस्तों। तो ये सभी आप एरिया देख सकते हो, जहां जहां पे आपको ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये सभी पूरा पसाड़ काल का एरिया है दोस्तों। सो आइए कुछ एरिया भी हम डिस्कस करते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक है आपका लोहड़ी, जो राजस्थान के पास है दोस्तों। एक्चुअली रहने के लिए वो पाकिस्तान में आता है दोस्तों आज की डेट में। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बुद्ध पुष्कर हो गया आपका, फिर श्री भीम बेटिका हो गया जो एमपी में है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद इलाहाबाद जो है, आपको एक जगह और ओनली वन प्लेस ऐसा जगह देखने को मिला जहां सबसे पहले चावल पाई गई थी। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मिर्जापुर जो है आपके यूपी में है, यहाँ पे भी एक काफी पॉपुलर जगह है। छोटा नागपुर का पठार जो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। फिर मिदनापुर हो गया, सिंह भूमि हो गया, तो ये सभी एरिया में आपको ये देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, नेवासा में भी आपको ये सभी देखने को मिलेगा, फिर चिरकी में भी, फिर हुंसगी में भी, ये सभी जगह आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ओके ओके दोस्तों, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ और है साउथ इंडिया की तरफ। यहाँ तुंगभद्रा नदी आपको जो स्क्रीन में नजर आ रही है, ये तुंगभद्रा नदी के पास भी आप देख सकते हो ये इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, कुमाल देखने को मिलता है, रेनीगुंटा देखने को मिलता है। तो ये सभी चीजें जो है काफी ज्यादा, ये जगह जो है पॉपुलर थी दोस्तों, जहां पे आपका पैलियोलिथिक एज का जो कुछ एविडेंसेस है वो देखने को मिला है दोस्तों। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि आखिरकार ये कौन कौन से टूल्स थे जो इस एरा में, इस एज में इस्तेमाल किए गए थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एज को क्या कहते हैं, इस एज को आप जानते हो कि स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। इस एज को आप जानते हो कि पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई प्रकार के पत्थरों से बने हुए औजार आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको हैंड एक्स देखने को मिलेगा, स्क्रैपर देखने को मिलेगा, चॉपर देखने को मिलेगा, ग्राइंडर, ह्यूमर, आपको हमर और एरोहेड्स, ब्लेक्स और फ्लेक्स और बरिंस यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ पे स्टोन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इन सभी के बारे में यहाँ बताया गया है। यानी कि ये लोग क्या करते थे ना दोस्तों, कि जितने भी स्टोन्स हैं उस स्टोन का यूज करते थे और एक्स के रूप में, हैंड एक्स के रूप में इस्तेमाल करते थे। जैसे आप कुल्हाड़ी से पेड़ काटने का काम करते हो, तो ये लोग हाथ से ऐसे पकड़ करके
वो सभी काम करते थे। जैसे जमीन की खुदाई करना हो गया, जैसे जानवरों को मारना हो गया, ये लोग उसी से करते थे। कभी कभी तो ये लोग क्या करते थे दोस्तों, इस तरीके से एक लकड़ी रहती थी और लकड़ी के यहाँ पे सिराने पे इस तरीके से स्टोन लगा देते थे, और ये स्टोन जब लग जाता था फिर इसका यूज करते थे जानवरों को मारने में। तो इस तरीके से इनका काम हो जाता था दोस्तों। आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हो कि यहाँ काफी ज्यादा धारदार चीजें, जो काफी नुकीली हैं और काफी चमकदार चीजें हैं, आपको देखने को मिल रही हैं। तो इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर में से क्वेश्चन पूछ सकता है इस पोर्शन में कि पैलियोलिथिक एज में जितने भी स्टोन्स मिले, क्या वो चमकदार थे या नहीं थे? तो आपका आंसर क्या होगा? यस, वो चमकदार थे। आपको इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है कि पैलियोलिथिक एज को आप और किस नाम से जानते हो और किस नाम से आप बुला सकते हो? तो पैलियोलिथिक एज जो होता है वो स्टोन के लिए काफी पॉपुलर है, इसलिए हम उसको स्टोन एज के नाम से जानते हैं। क्या हैंड एक्स का इस्तेमाल पैलियोलिथिक एज में स्टार्ट हुआ? तो बिल्कुल, हैंड एक्स का इस्तेमाल पैलियोलिथिक एज में ही स्टार्ट हुआ। चॉपर यानी क्या होता है दोस्तों? देखिए, यानी कि ये सभी धारदार चीजें होती हैं जो किसी चीज को घिसने के लिए काम आती हैं। जैसे जानवर है, उसकी चमड़ी निकालने के लिए लोग चॉपर का इस्तेमाल करते थे और उसके बाद उसको खींच के बाहर निकाल दिया करते थे दोस्तों। ओके, तो ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद ग्राइंडर है जैसे, तो ग्राइंडर का तो आप यूज जानते ही हो दोस्तों, आज के डेट में भी ग्राइंडर आप इस्तेमाल करते हो। लेकिन ये लोग क्या करते थे, एक बड़ा सा ऐसे पत्थर रखते थे और इसके ऊपर में किसी भी चीज को रख करके उसके बाद उसको ग्राइंडर यानी कि एक छोटे पत्थर से उसको पीसने का काम करते थे। जब वो पूरा पाउडर में बदल जाता था तो फिर वो लोग अपने खाने में उसका इस्तेमाल करते थे दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए ये कौन कौन सी चीजों से आखिरकार बनी हुई थी? तो ये चीजें जो है दोस्तों, कई सारे रॉ मटेरियल इसमें लगा हुआ था, जिससे आप देख सकते हो क्वार्टज हो गया, चर्ट हो गया। फिर उसके बाद कभी कभी जो है इसमें बेसाल्ट के भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको स्क्रीन में ये सब जो नजर आ रहा है ये बेसाल्ट का बना हुआ है, ये सभी क्वार्टज के बने हुए हैं, ये भी क्वार्टज का बना हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें हैं जो आपको बनी हुई नजर आती हैं। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उस टाइम पे जो स्टोन मिलती थी ये किन किन मटेरियल से बना हुआ रहता था। तो ये जो स्टोन मिलती थी दोस्तों, ये किन किन मटेरियल से बना रहता था? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वार्टज से बना रहता था। ओके, कभी कभी बेसाल्ट से भी बना हुआ हमको मिलता था। तो ये सभी चीजों से ये बनी हुई हमको मिलती थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद देखिए आप सभी के सामने आया क्या? मेसोलिथिक एज आया। मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग जो है कब से कब तक देखने को मिलता है? आपको 12,000 से लेकर के 10,000 के बीच में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मध्य प्रदेश की जगह है, जहां आपको आदमगढ़ और भीमबेटका और बोधपुर, ये तीनों जगह जो है काफी ज्यादा पॉपुलर है। और यहीं पे इन क्षेत्रों में ही आपको सबसे ज्यादा ये मेसोलिथिक एज के प्रमाण देखने को मिलते हैं दोस्तों। ओके, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, राजस्थान में बेंगोर नाम की एक जगह है, और उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह है दोस्तों? महादाहा और सराय नाम की एक जगह है। तो यहाँ पे भी देखने को आपको उसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसका मतलब, तो ये कैसे प्रमाण देखने को मिले होंगे दोस्तों? एक्चुअली क्या है कि स्टोन एज के लोगों को जो है पेंटिंग बहुत पसंद थी दोस्तों, और वे दीवालों पे ही पेंट कर दिया करते थे। They love to paint. Okay, so they used to make a paint in the rocks. Okay, so वो rocks जो है आज भी स्टेबल है, क्योंकि वो rocks तो नहीं गायब हो सकते ना दोस्तों, क्योंकि उनकी मौत तो होती नहीं है। तो उस rocks पे बनाई गई जो उनकी पेंटिंग थी, वो आर्ट एंड कल्चर आज भी देखने को मिलता है दोस्तों। काफी सुप्रसिद्ध है, काफी पॉपुलर है। क्या ब्रेन रहा होगा उस जमाने के लोग, क्या इतने सोच पाते थे दोस्तों जो ऐसे डायग्राम बना दिया? कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे आप खुद अनुमान लगा सकते हो। आपकी स्क्रीन में ये नजर आ रहा है जैसे कि उस जमाने की ये एक पेंटिंग हमको मिली है दोस्तों। ये क्या है? एक रॉक शेल्टर पे बनाया गया है ये, और यहाँ पे आपको साफ स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि इसको एग्जैक्टली ये बता पाना पॉसिबल नहीं है कि ये उसका शिकार कर रहे हैं भाई साहब, या फिर उसको मारने के लिए दौड़ा रहे हैं, या तो फिर उसको पाल रहे हैं, मतलब उसके साथ खेल रहे हैं। ऐसा बता पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या है दोस्तों, उसके जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट भाई साहब लोग हैं, इन लोगों ने जितना ज्यादा उसको ब्रेक करने की कोशिश की, जो लैंग्वेज लिखी रहती थी, तो उतना ज्यादा ही इनको पता चला। तो ये डायग्राम थे, उन्होंने अपना इमेजिनेशन चलाया, बोले यार नहीं, ये तो शिकार कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे लोग जो है जानवरों से कोई खेला कूदा नहीं करते थे, बस उनके साथ क्या करते थे, हंटिंग का काम करते थे। सो उन्होंने ये अनुमान लगाया, ये इमेजिन करा कि ये शिकार कर रहे होंगे इसका। ओके, फिर उसके बाद आपके सामने आता है ये मेसोलिथिक एज में कुछ आपको यहाँ पे पीपल्स नजर आ रहे होंगे दोस्तों। किस तरीके से आप उनको देख सकते हो, यहाँ समझ सकते हो कि किस तरीके से देखिए उनका हथियार ये तैयार होता था। ये लकड़ी का बना हुआ औजार है दोस्तों, जिसमें कि यहाँ पे इसके मुहाने पे ऐसे लोहे की कील लगी, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, लोहे की नहीं पत्थर की कील लगी हुई है, और उस पत्थर के यूज करके वो जानवरों को मारने का काम करते थे। तो इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों यहाँ पे।
फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरी और एक इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग में जब अर्लियर मैन आया तो उसका जो ब्रेन है उतना डेवलप नहीं हो पाया था, तो वो जो है एवी ही रहता था और वो किसी तरीके के पोशाक नहीं पहनता था। लेकिन मेसोलिथिक एज में क्या हुआ दोस्तों, कई वर्षों तक बारिश हो रही थी और धीरे धीरे एटमोसफियर चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो लोगों की ब्रेन भी धीरे धीरे डेवलप होने लगी। और जब वो डेवलप होने लगी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम किसी पोशाक को पहन लें, क्योंकि हमको ठंडी लगती है, हमको सर्दी लग सकती है। इस तरीके की बातें उनको परेशान करने लगी। मतलब क्या उनको सर्दी लग सकती है, क्या वो सर्दी के बारे में जानते थे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, उस समय कोरोना नहीं आया था ना, सर्दी के बारे में पता कैसे चलेगा। उस समय क्या था दोस्तों, एक्चुअली ऐसा है कि उनको किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती रही होगी ठंड की वजह से। ओके, और वे खुले रहते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जानवरों के बॉडी से जो चमड़ी रहती थी उसको निकालते थे और उसका अपना पोशाक बना के पहन लेते थे। या तो फिर वो पत्तों का इस्तेमाल करते थे दोस्तों, और पत्तों के इस्तेमाल से भी वो अपने लिए एक पोशाक तैयार करते थे। क्योंकि आपको तो पता ही है, मैंने आपको बताया कि फायर की खोज तो हो चुकी थी दोस्तों, और फायर की खोज होने की वजह से उनको काफी ज्यादा इसमें राहत भी मिल रही थी, तो इसलिए वो उतने ज्यादा टेंस तो नहीं थे दोस्तों। ओके, फिर उसके बाद देखिए उनका काफी ज्यादा काम हो गया इसके। फिर क्या हुआ, एक तो खुद उनकी प्रोटेक्शन हो रही थी उनकी बॉडी की, एक वस्त्र पहनने से ठंडी नहीं लग रही थी उनको। दूसरी चीज ये हो रही थी कि जानवर जब शिकार करते थे तो आसानी से वहां छेद नहीं होता था, जिससे बॉडी जो है उनकी बच जाती थी, वरना जानवर के पंजे लगते और बॉडी उनकी फट जाती। ओके, सो इस टाइप की हमको वहां पे कुछ एविडेंस देखने को मिलते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए कि उस जमाने के जो लोग थे, यानी मेसोलिथिक एज के लोग, यानी मध्य पाषाण काल के लोग, तो ये लोग कैसे थे? तो मध्य पाषाण काल के लोग जो है दोस्तों, वो लोग भी पत्थरों का ही यूज करते थे। हम यहाँ पे देख सकते हैं वो लोग भी सेम टूल का यूज करते थे। और उसके बाद जैसे कि जो पेलियोलिथिक में होता था, यानी पूरा पाषाण काल में सेम टूल का यूज करते थे। लेकिन मेसोलिथिक एज में लोगों में थोड़ी सी तो चेंजेस दिखी दोस्तों। पहला चेंजेस क्या दिखा आपको, पोशाक में ही दिख गया। दूसरा चेंजेस खाने में दिख गया। तीसरा चेंजेस खाली पत्थर नहीं पकड़ते थे, अब वो किसी लकड़ी पे पत्थरों को फिक्स करके उसका यूज करते थे। फिर उसके जो शिकार पद्धति थी उसमें भी काफी ग्रोथ देखने को मिला। और ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड वो क्या हुआ दोस्तों, वो कुत्तों को पालना स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे उनका जो हार्ट था वो काफी सेंसिटिव होने लगा, और वो क्या करने लगे, जो आसपास उनके जो सेट्स थे, जो सेट्स में वो रहते थे, जो केव्स में वो रहते थे, जिन गुफाओं में और जिन छतों के नीचे वो रहते थे, वहां पे क्या हुआ दोस्तों, जब जानवर आते थे तो अब वो उनको मारते नहीं थे, बल्कि जो वायलेंट जो एनिमल नहीं थे, जो वाइल्ड एनिमल बहुत ज्यादा नहीं थे, वो उनके साथ थोड़ा सा अच्छे से रहते थे दोस्तों। इसका मतलब यानी कि थोड़ा सेंसिटिव बिहेवियर रखते थे। ओके, और उनको जो पैलियोलिथिक एज में जो उनका बिहेवियर था उसके रेस्पेक्ट में वो काफी अच्छा बिहेव उनके साथ करते थे। अब इस एरा में, इस एज में आपको कौन कौन सी एनिमल्स देखने को मिली? तो इस एज में दोस्तों जो एविडेंस मिले, डॉग्स तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉग का प्रमाण सबसे पहले मिला। फिर उसके बाद काऊ मिला, फिर गॉट मिला, फिर ऑक्स मिला, फिर सीप मिला, फिर पिग मिला। ये सभी चीजें मिली हमको। अच्छा देखिए दोस्तों, मैं अपने हिंदी मीडियम के बच्चों को बोलना चाहूंगा कि आप परेशान ना होइए दोस्तों, क्योंकि मैं ये जितने भी इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखा हूं ये काफी कॉमन लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसके मीनिंग आपको आसानी से पता चल जाएगा। ओके, और आसानी से आप समझ सकते हो और अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। ओके, क्योंकि आगे जाके आपको इंग्लिश में तो अपना कमांड रखना ही पड़ेगा, तो आप क्यों ना अभी से शुरुआत करो। ओके, आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों एंड तक, और इस कोर्स को पूरा एंजॉय कीजिए, जिससे एंड तक क्या पता आपको इंग्लिश जो है वो और भी ज्यादा आने लग जाए। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर। फिर उसके बाद देखिए उस टाइम की जो आर्ट एंड कल्चर थी वो कैसे थी। तो देखिए दोस्तों, मेसोलिथिक पीपल वेयर नॉट ओनली आर्ट लवर्स बट ऑल्सो दे लव टू पेंट ओवर द स्टोन्स। वो खाली आर्ट लवर ही नहीं थे, बल्कि वो स्टोन के ऊपर अपनी जो चित्रकला थी उसको दर्शाने का भी प्रयास करते थे। जैसे कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ से अगर हम इसको रिलेट करें दोस्तों, तो सबसे पहले सिंगनपुर गुफा आप देख सकते हो, कबरा पहाड़ देख सकते हो जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, फिर सिंगनपुर गुफा देख सकते हो वो भी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास में ही है। और भी कई सारे ऐसे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं जहां पे ये सभी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं दोस्तों। ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं न्यूलिथिक एज में। अच्छा दोस्तों, मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा, आपने सोचा तो होगा दोस्तों कि इस टाइम पे लोग कैसे खाना खाते रहे होंगे। तो अब देखिए दोस्तों, इनमें थोड़ा चेंजेस आ गया क्योंकि जैसे ही फायर की डिस्कवरी हुई थी और जंगलों में जैसे आग लगते थे, वहां जानवर जो मरे हुए रहते थे अब वो जले हुए थे, क्योंकि वो आग से जल गए थे। तो पहले पेलियोलिथिक एज में लोग उनसे भागते थे,
कि आखिरकार ये इसको क्या हो गया, ये ऐसे कैसे दिख रहा है भाई, हम तो नहीं खाएंगे इसको। लेकिन मेसोलिथिक एज में उनका ब्रेन जो है वो चेंज हुआ, थोड़ा दिमाग लगाया उन्होंने, किसी इंसान ने ऐसे गए होंगे और जा करके वहां पे क्या किया होगा, जैसे ये एक बॉटल का कैप है, तो यहाँ पे उन्होंने उसको टेस्ट करके देखा होगा दोस्तों, और टेस्ट करके देखने के बाद उनको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगने के बाद उन्होंने क्या किया दोस्तों, खाना स्टार्ट कर दिया। बोले यार इसमें तो काफी मजा आ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, और उन्होंने काफी ज्यादा उसका चलन स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उनमें ग्रोथ हो रहा था दोस्तों। हम न्यूलिथिक एज में देखेंगे कि किस तरीके से वो अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं और फार्मिंग में आ जाते हैं। तो यहाँ आपकी स्क्रीन में एक डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, न्यूलिथिक एज यानी कि नौ पाषाण काल में। आप देख सकते हो कि यहाँ 10,000 से लेकर के 4,000 ईयर तक का ये जो टाइम पीरियड रहा है। और इसमें देखिए दोस्तों, लोगों ने क्या किया, हर्डिंग स्टार्ट कर दिया, रेयरिंग स्टार्ट कर दिया, यानी पशुपालन स्टार्ट किया। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस तरीके से ये भाई साहब अपने साथ में ये कुछ हथौड़ा लेके जा रहे हैं, और उनके साथ में एक डॉग है। ओके, फिर साथ ही साथ आपको यहाँ कुछ और चीजें नजर आ रही होंगी दोस्तों, पॉटरीज नजर आ रही होंगी कई सारी। ओके, कई सारे बर्तन दिखाई दे रहे होंगे, फिर ये झोपड़पट्टी नजर आ रहा होगा, यानी कि कुछ हट्स नजर आ रहे होंगे। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ, इतना चेंजेस आया कि इनमें इतना अच्छी अच्छी बातें होने लगी, यानी कि जस्ट लाइक अ रिवोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, एक्चुअली क्लाइमेट उनका चेंज होता गया। जब क्लाइमेट उनका चेंज होता था, उनका ब्रेन जो है वो डेवलप करने लग गया था पहले से, मतलब लास्ट टाइम पीरियड से। ओके, तो यहाँ पे देखिए लोगों ने जानवर को पालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको क्या है, जानवरों से तो खाने को चीजें मिलती थी दोस्तों। कई सारे जानवर थे, जैसे गाय था तो काऊ से उनको क्या मिलता था, मिल्क मिल जाता था, जो एक फूड के समान था। तो ये सभी चीजें होती थी उनके साथ। ओके, जैसे हॉर्स थे तो हॉर्स से उनको ट्रेवलिंग में आसानी होती थी। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद देखिए पीपल ऑल्सो स्टार्टेड फिशिंग, मतलब लोगों ने क्या करा, फिशिंग भी स्टार्ट कर दिया। और फिशिंग स्टार्ट करने के बाद तो उनकी मत पूछिए दोस्तों, चांदी ही चांदी थी, क्योंकि उन्होंने फिर मछली पकड़ना स्टार्ट किया और उसके बाद से मछली का ही सेवन करते थे। पहले वो कैसे करते थे, कच्चा खाते रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, ओवर द टाइम ऑफ पीरियड उन्होंने क्या किया, उसको भूंज भूंज कर, यानी कि थोड़ा सा आग में जलाकर खाना स्टार्ट किया दोस्तों, और काफी ज्यादा उसका मजा लेने लगे। फिर उसके बाद देखिए बात आती है, हाउ डिड पीपल बिकेम फार्मर्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि लोग कैसे किसान बन गए। आखिरकार उनके पीछे ये क्या हिस्ट्री रही होगी कि वो किसान बन गए। क्या हुआ होगा दोस्तों, कई सारे लोग जो हैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाते थे ट्रैवलिंग करने के लिए, तो जो लोग रिवर्स के किनारे होकर के जाया करते थे दोस्तों, तो जो लोग रिवर्स के किनारे जाते थे या रिवर्स के किनारे रुकते थे, क्योंकि उनको प्यास लगती थी तो पानी पीने के लिए रिवर्स का हेल्प लेते थे। तो उन्होंने देखा कि जब सडनली जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो कई सारे ग्रेन्स वहां पे प्रोड्यूस हो रहे थे। ओके, कई सारी ग्रासेस वहां पे प्रोड्यूस हो रही थी, कई सारे ऐसे वहां पे जैसे कि राइस हो गया, जैसे कि आपका दाल हो गया, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की जो ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो ये सभी चीजें वहां पे डेवलप हो रही थी, ग्रोथ कर रही थी। तो इन सभी का सेवन करने से उनको क्या लगा दोस्तों, उनको लगने लगा कि हाँ बिल्कुल इसको हम खा करके अपना पेट भर सकते हैं। अब उसके बाद उनमें सभ्यता की एंट्री हो रही थी दोस्तों। यही तो उनकी टाइम पीरियड था जिसमें सभ्यता जो है वह एंट्री ले रही थी, और इसी एंट्री के पीछे पीछे उन लोगों ने अपना कल्चर भी प्रमोट किया। फिर देखिए धीरे धीरे जब उनको पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पे तो वीट होती है, नदी के किनारे वीट होती है, वहां पे राइस होती है फिर उसके बाद वहां पे और भी कई सारी चीजें होती हैं। तो वहां पे फिर उन लोगों ने क्या डिसाइड किया दोस्तों, कुछ आदमियों ने, कुछ महिलाओं ने और कुछ बच्चों ने, वो लोग क्या किए, स्टार्ट किए उस ग्रेन्स को इकट्ठा करना। जैसे वो अपने फूड के लिए इस्तेमाल करते थे, और फूड के लिए इस्तेमाल करने के साथ साथ वो किन चीजों के लिए इस्तेमाल करते थे, उन चीजों से उन्होंने सीखा कि ये जो है कौन से मौसम में ये प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि कैसा एटमोस्फियर आ रहा है तो ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि बारिश जब हो रही है, कई सारी जब बारिश हो रही है, तो वहां पे ग्रीन ग्रासेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ग्रीन ग्रासेस प्रोड्यूस होने के साथ साथ वहां पे क्रॉप्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, कई सारे ग्रेन्स भी, यानी फसल भी वहां पे उत्पन्न हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि ये फसल कैसे पकेंगे भाई, तो उन्होंने अनुमान लगाया, थोड़ा दिमाग चलाया, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि जैसे पहले क्या करते थे, जैसे कोई भी मिट्टी का ऐसे जो खाली जगह रहता था वहां वो लोग रखते थे, तब उन्होंने फिर सोचा क्यों ना भाई हम इसके लिए किसी रखने की जगह को ले लेने। और उन्होंने क्या किया, उनको रखने के लिए किसी एक जगह की तलाश की। ओके दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, आपको यहाँ पे स्क्रीन में नजर आ रहा होगा
कि जब उनको ग्रेन्स मिले, सबसे पहले उन्होंने सीड के बारे में जाना कि आखिरकार ये सीड जो है उनके क्या काम आते हैं। तो ये सीड को कहीं फेंक देने से ऑटोमेटिकली उसमें से प्लांट ग्रो कर जाता है, जब उसको एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट सही सही से मिलता है। फिर उसके बाद उनको ये पता चला कि अरे यार, इसको रुकने के लिए, इसको प्लांट ग्रो करने के लिए, यानी उसमें से जब प्लांट ऐसे करके ग्रो होगा तो इसको कितना टाइम पीरियड लग जाएगा। तो उन्होंने सोचा हाँ, हो सकता है कभी एक दिन लग जाए, कभी एक हफ्ता लग जाए, कभी एक महीना लग जाए, हो सकता है कभी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक लग जाए। तो उन्होंने फिर वहां जाकर के रुकना स्टार्ट किया दोस्तों। तो वहां फिर उन्होंने रुकना स्टार्ट किया, और रुकने के साथ साथ उन्होंने बोला हम ऐसे थोड़ी ना रहेंगे खुले में, हमको रहने के लिए कुछ सेट्स बनानी पड़ेंगी। और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया, अपनी सेटिंग स्टार्ट की घर के लिए, और उनका सेट तैयार हो गया दोस्तों। तो इसी को मैं आप सभी को बताना चाह रहा था कि न्यूलिथिक एज में एक उनकी जो लाइफ थी उसमें आपको देखने को मिलता है और न्यू वे ऑफ लाइफ, जिसमें लोग क्या करने लगे, समझने लगे कि ग्रोइंग ऑफ सीड्स कैसे होते हैं, यानी कि फसलों को कैसे उगाया जाता है। और उन लोगों को यह भी समझ में आने लगा दोस्तों, क्या समझ में आने लगा, उन लोगों को ये बात भी क्लियर हो गई कि उसका यूज कैसे करते हैं, वाटर का सीड उत्पन्न करने में कैसे यूज किया जाता है। फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ रिपेंट कैसे होगा, मतलब जब वो चीजें पक जाएंगी तो उसका स्वाद कैसे लगेगा, इन सभी चीजों के बारे में भी वो डिस्कस करने लगे दोस्तों। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, दे स्टार्टेड स्टे इन अ पर्टिकुलर प्लेस, और उसके बाद वो किसी पर्टिकुलर प्लेस में रुकना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब धीरे धीरे वो रुकना स्टार्ट किए, अब कौन सी जगह पे रुके, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, नदी के किनारे रुके होंगे। ओके, और नदी के किनारे ही फार्मिंग किए होंगे, भले ही स्मॉल स्केल में स्टार्ट किए होंगे, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रोग्राम बढ़ गया होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही हुआ दोस्तों। ओके माफ कीजिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो लोग उस ग्रेन्स का, उस सीड्स का, जो सीड्स थे उसको इकट्ठा करने लगे। तो पहले के जमाने में बोरियां नहीं थी दोस्तों, ये मैं आपको इमेज में समझाने के लिए बताया हूं कि इस तरीके से वो कलेक्ट करके रखते थे। तो किस में कलेक्ट करते थे मैं आपको आगे बताने वाला हूं दोस्तों, तो ये एक सस्पेंस है। ओके, फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, वो उस सीड्स जो रहते थे, वो जो ग्रेन्स जो रहते थे, उनके जो अनाज रहते थे, वो उसको किसी को गिफ्ट देने में भी यूज करते थे। जैसे मान लीजिए अब उनमें तो कल्चर आ चुका था, अब वो शादियां भी करना स्टार्ट कर दिए थे। एक साथ एक फैमिली रहती थी दोस्तों, जिसको हम जानते हैं जन के नाम से, उसको आप क्या कहते हो, जन के नाम से आप जानते हो दोस्तों। तो ये जन उनमें आना स्टार्ट हो गया था। मतलब जन क्या होता है, एक परिवार को जन कहा जाता था। ओके, तो एक फैमिली जो है उनकी डेवलपमेंट हो रही थी। फिर उसके बाद जो है चाइल्ड उनके बॉर्न्स हो रहे थे, कई सारे उनके बच्चे हुए, जिसकी वजह से उनकी एक फैमिली बन गई और उनका एक ग्रुप कलेक्शन बन गया दोस्तों। अब एक ग्रुप कलेक्शन बन गया, अलग अलग जो फैमिलीज थी वो इकट्ठे रहने लगे, और उसके बाद उन्होंने निर्माण किया एक कबीला का। ओके, जिसको उन्होंने नाम दिया कबीला। ओके, और उस कबीले में वो लोग रहते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने देखा कि यार हमारी फसल तो काफी ज्यादा हो रही है। ओके, तो क्यों ना हम खेती करना स्टार्ट कर दें और अच्छे से खेती करें। तो उन्होंने देखिए दोस्तों इस तरीके से जानवरों का इस्तेमाल किया, और कैसे वो खेती कर रहे थे आप खुद देख सकते हो स्क्रीन में, आपको यहाँ क्लियरली नजर आ रहा होगा। साथ ही साथ ये उनके आप सेट्स भी देख सकते हो दोस्तों, मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। ये उनके आप सेट्स भी देख लीजिए, किस तरीके से वो अपना सेट्स तैयार करते थे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से उनके सेट्स रहते थे जिसमें वो लोग रहते थे। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए किस तरीके से महिलाएं और जितने भी पुरुष हैं ये सभी क्या कर रहे हैं, ग्रास को, जितने भी घास उगी हुई है उसको काट रहे हैं। मतलब वो खेती किया हुआ ग्रास होगा दोस्तों, इसी वजह से होगा ऐसे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये एनिमल है, ये 2 बैल को बांधा हो गया है, वहां पे हल चलाया जा रहा है, यानी खेती की जा रही है। तो उनमें क्या हुआ, अब डेवलपमेंट आने लगा दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उन्होंने इसके लिए क्या किया, जानवरों को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। अब जब जानवरों को स्टोर ही नहीं करेंगे तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो पाती। तो उन्होंने जानवरों का स्टोरिंग स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने सोचा कि इन जानवरों का अगर हम देखभाल करते हैं, उनका लुक आफ्टर करते हैं, तो ये हमको क्या देंगे, मिल्क देंगी। और मिल्क जो है वो क्या है, सोर्स ऑफ फूड है। तो इस फूड के सोर्स का हम इस्तेमाल करेंगे हमारे खाने के लिए, जो हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। ऐसा उन्होंने ऐसा डिस्कस किया, और उसके बाद उसको स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद देखिए लाइफ स्टार्टेड सेटल। तो उनकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे क्या होने लगी, सेटल होने लगी। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से
यहाँ पे आपको स्क्रीन में साफ नजर आ रहा होगा किस तरीके से वो आप खाने में भी डेवलपमेंट लाए। यही आपको सस्पेंस था दोस्तों, जिसको मैं बोला था आपको मैं बताऊंगा ओवर द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ लेक्चर। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया, खाना पकाने के लिए अब वो कच्चा नहीं खाते थे, किसी चीज को खाली जला के नहीं खाते थे, बल्कि उसको इस तरीके से एक बर्तन यूज करते थे, उसमें लकड़ी में ऐसे फंसाते थे और उसके बाद नीचे आग जलाया करते थे। अब माचिस तो थी नहीं दोस्तों उनके पास, तो वो क्या करते थे, दो पत्थरों को घिसते थे और आग जला लेते थे। जब आग जल जाती थी उसके बाद जो है यहाँ बर्तन को रखते थे और खाना पकाते थे। भले ही उसके लिए टाइम लगता होगा, मान रहा हूं मैं, लेकिन पका हुआ तो खाते थे दोस्तों। और कुछ अच्छी चीजें भी वो खाना स्टार्ट कर दिए थे, जिससे क्या हुआ, उनके कल्चर में 100% चेंजेस आ रहा था। आई थिंक आपको ये स्क्रीन शॉट जो है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये इमेज जो नजर आ रहा है, ये काफी ज्यादा आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा आपके नॉलेज को ग्रोथ कर रहा होगा कि हाँ वाकई उस टाइम पे ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हमने काफी ज्यादा इमेज जो है इसमें डिस्कस किया है दोस्तों, जो आप सभी के लिए बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ हमको इसके एविडेंसेस देखने को मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम में देखने को मिले हैं। वहां पे जो आज के डेट में आप कश्मीर के नाम से जानते हो, वहां पे कई सारे हट्स यानी कुछ झोपड़ियां जो है वहां पे देखने को मिली हैं। ओके, फिर उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने फिर क्या किया था, चूल्हे की खोज की थी, उनको चूल्हा मिला था कई जगह पे। अब ये चूल्हा कैसे होता था दोस्तों, कुछ चूल्हे तो घर के अंदर होते थे, कुछ चूल्हे घर के बाहर। जैसे ये वाला जो चूल्हा बनाया गया है, ये घर के बाहर वाला चूल्हा है दोस्तों। ओके ओके दोस्तों, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अब वो देखिए जब फसल ज्यादा उगने लगी तो वो कहाँ रखते हैं उन चीजों को, तो उसके लिए उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक पॉटरी बना दें, क्यों ना हम एक पॉटरी बना दें। और उसके बाद तब से आया रोल ऑफ पॉट्स का, यानी कि उन्होंने कई सारे बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिए। और जब वो बर्तन बनाते थे तो अपने अनाज के दानों को इसी बर्तन में इकट्ठा करके रखते थे। तो ऐसा नहीं कि एक ही बर्तन में रखते थे, कई सारे बर्तन बनाए होंगे दोस्तों उन्होंने, आप खुद समझ सकते हो। ओके, तो उसके बाद वो क्या करते थे, इन्हीं बर्तनों में खाना भी पकाते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली शॉट में। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कि वो चावल पकाने का काम करते थे स्पेशली इसमें, और कई सारे सीड्स को भी इसमें रखा करते थे इन बर्तनों में। तो इस तरीके से उनकी ये कल्चर अच्छे से चल रही थी दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए और तो और उनमें चेंजेस आया, क्लॉथेस रिवॉल्यूशन आया दोस्तों। कैसे आया, ये काफी ग्रेट रिवॉल्यूशन, ऐसा मैं मानता हूं दोस्तों कि क्लॉथेस रिवॉल्यूशन काफी ग्रेट रिवॉल्यूशन है। क्योंकि एक टाइम आप खुद देखिए दोस्तों, जब द मैन वॉज लाइक एन मंकी, फिर उसके बाद सडनली उसमें चेंजेस आया एंड मैन वॉज लाइक एन मैन। तो एक इंसान जो है पहले बंदर के जैसे था, फिर बाद में वो इंसान बनने लगा। लेकिन सडनली उसमें इतना चेंजेस आ गया, इतना उन्होंने खुद का डेवलपमेंट किया, खुद का ब्रेन थिंकिंग लगाया और उन्होंने कपड़ा सिलना स्टार्ट कर दिया, कपड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए उन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई दोस्तों, तो इसके लिए उन्होंने वेविंग की पद्धति अपनाई। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों, मैं आपको ये स्क्रीन बड़ा करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको एक नजर आएगा स्क्रीन में कि एक महिला किस तरीके से यहाँ पे कपड़े को बुनने का काम कर रही हैं। ओके, और इस तरीके से वो कपड़ा बुन करके वो कपड़े का इस्तेमाल करती थी। जिस तरीके से उन्होंने एक कपड़ा पहना हुआ है वो भी इसी तरीके से उन्होंने बुनकर बनाया होगा दोस्तों। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि एक महिला एक पत्थर में दूसरे पत्थर की सहायता से यहाँ उसको घिस रही है, उसको मतलब कि वहां पे ग्राइंडिंग करने का काम कर रही है। ये उनके आपको सेट्स नजर आ जाएंगे दोस्तों। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो एनिमल्स कैसे रियरिंग करते थे, कौन कौन से एनिमल्स है वहां पे। जैसे यहाँ पे पिग्स के बारे में मैंने आप सभी को बताया है कि वहां पिग्स भी वो लोग पाल के रखते थे। ओके दोस्तों, फिर साथ ही साथ वो काऊ भी पाल के रखते थे, जैसे कि हमने स्क्रीन में देखा था लास्ट शॉर्ट्स में हमने चेक किया था कि जिससे खेती हो रहा था, जहां फार्मिंग हो रही थी, वहां पे देखा हमने गाय और बैलों को बांधा गया था। हाँ दोस्तों, लेकिन वो कौन से जानवरों को नहीं रखते थे, जो जानवर के बड़े सींग होते थे उनको वो नहीं रखते थे। जो जानवर काफी अट्रैक्टिव होते थे, वो अटैक कर देते थे कभी भी, तो उनको वो लोग नहीं रखते थे, क्योंकि इससे रिस्की होता ना दोस्तों। और देखिए इसी टाइम पे कमाल की बात है दोस्तों, मैं तो एकदम हैरान था जब मैंने इसकी स्टडी की थी कि उस टाइम पे कॉटन की डिस्कवरी कर दी थी उन्होंने। कॉटन से कपड़े बनाते थे दोस्तों, फिर उसके बाद सिल्क के कपड़े भी बनाना स्टार्ट कर दिए थे धीरे धीरे उन्होंने। और इसके लिए काफी पॉपुलर जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ इसके हिस्ट्री में चरो चांद लगा देता है दोस्तों। मेहरगढ़ क्योंकि वो जगह थी जहां इसके कई सारे एविडेंसेस हमको आज भी देखने को मिलते हैं दोस्तों, और आप सभी को भी मिल सकते हैं। तो मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है दोस्तों, ये कहाँ है, बलूचिस्तान में है दोस्तों। हम इसको मैप में चेक करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए ये कौन सा रास्ता है, तो ये बलूचिस्तान से जो रास्ता जाता है ईरान को, ये वही वाला रास्ते पे मेहरगढ़ स्थित है दोस्तों वहां पे। और उसके बाद देखिए आज भी वहां पे ज्यादातर लोग जो हैं
पहले जमाने के जो लोग थे न्यूलिथिक एज में मेहरगढ़ जाते थे और मेहरगढ़ में सीख के आते थे, क्योंकि वहां के कुछ ऐसे फार्मर्स भी थे जो बर्ली और वीट का यूज जानते थे कि आप कैसे उनका क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हो। और वहां के जो लोग थे वहां पे वो लोग क्या करते थे दोस्तों कि बकरियां पालते थे, भेड़ पालते थे, ओके, और कई सारे सुअर को भी पाल के वो लोग रखते थे। और उनका जो घर का स्ट्रक्चर था वो भी डिफरेंट टाइप का था दोस्तों। कैसे डिफरेंट टाइप का, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों कि उनके जो हाउसेस का स्ट्रक्चर रहता था वो लगभग कैसा रहता था, 4 अपार्टमेंट रहता था। मतलब 4 से भी ज्यादा अपार्टमेंट उनके घरों में देखने को मिलते थे दोस्तों। तो इस तरीके से उनका जो घर था वो इस तरीके से डिजाइनिंग किया गया था। मतलब उसमें कैसा रहता था दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए एक कमरा है किसी के घर में, जैसे 2 BH का हाउस है, 2 BH का हाउस कैसे रहेगा दोस्तों, उसमें 2 कमरे रहेंगे, एक हॉल रहेगा और एक अटैच लेट बाथ रहेगा और एक किचन रहेगा, ओके। अगर बालकनी मिल गया तो भी अच्छी बात है। तो उनके में सेम ये प्रोसेस हुआ करता था। मतलब कितना लाइफ चेंजेस हो गया दोस्तों, आप खुद सोचिए कि उनका एक घर बनाते थे उसमें 4 to 5 कमरे रहते थे, या कभी कभी उससे भी ज्यादा। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां, उनके एक फैमिली में ज्यादा लोग हैं तो उसके लिए ज्यादा कमरे बनाते थे। तो सोचिए कितना डेवलपमेंट किया। वाकई दोस्तों मानना पड़ेगा, इस जमाने में तो लोगों के पास सीखने के लिए चीजें हैं, लोग फिर भी सीखना नहीं चाहते, लेकिन उस जमाने में लोगों के पास ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं थी, उसके बाद भी दे वर डेवलपिंग कंटिन्यूअसली। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम ये मैप चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मेहरगढ़, यहाँ पे बलूचिस्तान है, यहाँ पे आपको मेहरगढ़ देखने को मिलेगा। ये न्यूलिथिक एज में मिलने वाली जगहों के बारे में बताया गया है। देखिए भीमबेटका में भी, यहाँ पे भी हमको चीजें देखने को मिली, ओके। और उसके बाद महागारा जो आपके MP में है, उसमें भी हमको कई सारी चीजें देखने को मिली। कोलकाता में भी कई सारी चीजें हमको इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली, जो इनके प्रमाण हमको वहां से प्राप्त होते हैं दोस्तों। फिर चिरन में जो कि आपके बिहार में है, उसमें भी हमको यहाँ पे देखने को मिला। और दाऊजाली हेडिंग्स एक जगह है, यहाँ पे भी हमको देखने को मिला। फिर मुंबई में भी यहाँ पे कई सारी चीजें हमको देखने को मिली दोस्तों, ओके, जो इनके एविडेंसेस हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे हलूर में भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आपको ब्रह्मगिरी में भी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद पायमपल्ली में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कई सारे, यहाँ पे देखिए आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये कुरनोल केव्स है। कुरनोल केव्स मतलब वहां पे एक गुफा बनी हुई है, ये लगभग आपके आंध्रा के पास में है दोस्तों। वहां पे आपको देखने को मिलता है कि एक काफी बड़ी गुफा है वहां पे। तो उस गुफा में आप जाओगे तो आपको कई सारे स्कल्पचर्स, आपको डायग्राम वहां पे देखने को मिलेंगे दोस्तों, ओके। तो इस तरीके से हमारा ये जो एरा है, जितना एरा था हमारा, ये कंप्लीट होता है दोस्तों। ये हमारा लेक्चर यहाँ से एंड होता है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, हम इस सारे लेक्चर्स को जल्दी से इसको रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है इसको नोट डाउन कर सके। और अगर और भी रिवीजन करने से आपको क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमने डिस्कस करा दोस्तों, हिस्ट्री जो है 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, ओके दोस्तों। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने देखा प्री हिस्टोरिक एरा, मिड हिस्टोरिक एरा और हिस्टोरिक एरा। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया सबसे पहले प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में, जिसमें हमने जाना कि इसको हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। और इसके 3 कैटेगरीज हैं प्री हिस्टोरिक एरा में। स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग पीरियड है उसको स्टोन एज कहते हैं। पहला तो है आपका पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ओके दोस्तों। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसका मैप समझा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा पैलियोलिथिक एज में लोग जो है वो मंकी की जैसे दिखाई देते थे। फिर उसके बाद इनकी एक प्राइमेट्स उत्पन्न हुई थी, प्रजाति उत्पन्न हुई थी, हमने जाना। फिर काव, एलिफेंट और हॉर्स नाम के ये अलग अलग जो जानवर इनके आसपास हमको देखने को मिले थे यहाँ पे, ओके दोस्तों। और इसको स्टोन एज कहते थे। और ये वीपन्स के फॉर्म पे किस तरीके से नुकीले हथियारों का इस्तेमाल करते थे। ये नुकीले हथियार स्टोन के बनाए गए थे। फायर की भी डिस्कवरी हो गई दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ पे मैप को समझते हैं। और उसके बाद आते हैं पैलियोलिथिक एज में कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टोन्स थे, जैसे उन्होंने कई सारे वेपन्स बनाए थे, टूल्स बनाए थे, जैसे हैंड एक्स बनाया था, स्क्रैपर बनाया था, चॉपर बनाया था, ग्राइंडर बनाया था। तो ये सभी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, और चेक करते हैं कि ये किन किन चीजों से बनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये क्वार्टस से बनी है, चेयर से बनी है, क्वार्ट्ज से बनी है और बेसाल्ट से बनी हुई है। तो इन सभी चीजों से ये मिलकर बनी हुई थी। फिर हम आ जाते हैं मेसोलिथिक एज में दोस्तों। और मेसोलिथिक एज में हम यहाँ पे क्या क्या चीजों को देखते हैं दोस्तों। फिर हम इसका ड्यूरेशन चेक करते हैं। हम चेक करते हैं कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ है, राजस्थान में कहाँ कहाँ पे है। फिर उसके बाद और देखते हैं यूपी में कहाँ कहाँ को देखने को मिलता है। और साथ ही हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि उस जमाने में आपको कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिली कि उन लोगों को वो लोग आर्ट लवर थे, ओके दोस्तों। कैसे थे वो लोग, आर्ट्स लवर थे।
फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से उनके चेंजेस आए कपड़े पहनने के तरीके में, हथियार में कैसे चेंजेस आया, उनके रहन सहन में, उनके देखने के नजरिए में चेंजेस आया, उनके बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस आया। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और उस टाइम पीरियड पे हमको कौन कौन से एनिमल्स मिले, जैसे डॉग, काउ, गॉट, ऑक्स, शीप, पिग, ये सभी एनिमल्स हमको देखने को मिला। इस पर भी हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया दोस्तों। फिर न्यूलिथिक एज में हमने आ गए और उसके बाद इस मैप को समझा कि किस तरीके से ये भाई साहब जो हैं अपने फार्मिंग के लिए जा रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से एक डॉग को पाल रखा है, कई सारी महिलाएं हैं यहाँ पे, कई सारे पॉट्स रखे हुए हैं जिसमें वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी जाना कि फार्मिंग कैसे आती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि फार्मिंग यहाँ धीरे धीरे करके उन लोगों ने अपना एनालिसिस किया, अपना दिमाग का यूज किया और उसके बाद उनको पता चला कि हाँ भाई, फार्मिंग जो है इस तरीके से कि जब बारिश होगी, एक मौसम आएगा, एक टाइम आएगा जिसमें कि वहाँ पे ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, ग्रासेस प्रोड्यूस होंगी, वीड्स प्रोड्यूस होंगी, बर्ली प्रोड्यूस होंगी, राइस प्रोड्यूस होंगी, और इस तरीके से उन्होंने इसका यूज करना स्टार्ट कर दिया। फिर लोगों ने, महिलाओं ने, आदमियों ने, महिलाओं ने और बच्चों ने इसका क्या किया, इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। ओके दोस्तों, और इसको पका के खाना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये तो इनिशियल स्टेज था दोस्तों, ये फार्मिंग उतनी ज्यादा हाई लेवल पे नहीं हुई थी। लेकिन जब से आयरन की डिस्कवरी होती है ना, लोहे की खोज जब से होती है ना, मतलब लौह युगीन सभ्यता जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि आयरन के आने के बाद फार्मिंग में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला। और पहले मान लीजिए अगर 20% या 25% फार्मिंग होती थी, तो आयरन की डिस्कवरी होने के बाद फार्मिंग जो है वो 80% से 90% तक बढ़ गई दोस्तों। ओके, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि न्यू वे ऑफ लाइफ कैसे था उनका। पहले वो सीड्स को ग्रोइंग करना सीखे, फिर उसके बाद जो है उन्होंने सीड्स का इस्तेमाल करना सीखा, कैसे वाटर की उसमें जरूरत पड़ती है उसको बढ़ने में, इसका इस्तेमाल सीखा। फिर उसके बाद उसको पका खाने से कैसे लगते हैं इसके बारे में उन्होंने जाना। फिर मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रोसेस होता था, वो जितने भी ग्रेन्स रहते थे उसको इकट्ठा करते थे दोस्तों। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं स्टोरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को उन्होंने रखना स्टार्ट किया, उससे जो मिल्क मिलता था उससे वो फूड बनाते थे और वो फूड का इस्तेमाल करते थे अपने लाइफ सर्वाइव के लिए। ओके, और अपने फैमिली को खिलाने के लिए उससे जितने भी मटेरियल्स तैयार हो पाते थे, उनको जितना पता था वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे दोस्तों। ओके, फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आता है, फिर इसका लाइफ स्टार्टेड सेटल्ड और उनकी लाइफ जो है एक जगह पे रुकने लग गई। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हमको कुछ हर्ट्स जो है देखने को मिलते हैं बुर्जहोम में, जो कि आज डेट में कश्मीर में है, ये मैंने आपको बताया। फिर वहाँ पे कुछ हर्ट्स मिले थे, यानी चूल्हे मिले थे, जो चूल्हा जो है एक घर के अंदर बना होता था और एक घर के बाहर। ओके दोस्तों, जैसे कि आपने ये स्क्रीन में देखा होगा कि ये घर के बाहर बनने वाला चूल्हा था। ओके, फिर हमने यहाँ चेक किया कि रोल ऑफ पॉट्स क्या थे। तो रोल ऑफ पॉट्स में स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस और पीपल वांटेड टू स्टोर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीड्स, सो दे स्टार्टेड मेकिंग पॉट्स। तो लोग जो है इसको इकट्ठा करके रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पॉट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, और उसको लॉन्ग टाइम तक के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। फिर मैंने आपको बताया क्लॉथ्स रिवॉल्यूशन के बारे में, कपड़ों में कैसे उनका रिवॉल्यूशन आया, लोग कैसे अपनी लाइफ जो है वो चेंजेस कर पाते थे, मतलब कैसे उनके लाइफ में कपड़ों का चेंजेस आया, इसके बारे में हमने इसमें काफी ज्यादा डिस्कस किया। जैसे यहाँ पे एक महिला जो है वो वेविंग का काम कर रही है, ओके, बुनाई का काम कर रही हैं, और यहाँ पे किस तरीके से वो कपड़े को बुन रही हैं और किस तरीके से कपड़ा पहना हुआ है उन्होंने। कमाल तारीफ है दोस्तों ये, क्योंकि उस जमाने में लोग जब इतना डेवलपमेंट कर सकते थे, तो अगर उस जमाने के लोग आज होते तो पता नहीं और क्या क्या तरक्की हो जाती। ओके दोस्तों, लेकिन मैं आज के डेट के लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ओके, सो आज के डेट के लोग आज के डेट के लिए काफी अच्छे हैं, और उस डेट के लोग जो है उस डेट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा इंटेलिजेंसी की जरूरत थी ना दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर यहाँ पे एट द एंड कंप्लीट होता है। हम मेहरगढ़ के बारे में जानते हैं, जहां हम देखते हैं कि कुछ ऐसे घर बनाए गए थे जहां पे 4 से ज्यादा भी कमरे थे, एक घर में 4 से ज्यादा कमरे थे दोस्तों। तो इस तरीके से हम ये लेक्चर जो है कंप्लीट होता है हमारा, और इस तरीके से हम यहाँ पे समझ जाते हैं कि, और ये मैप से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से जगहों पे आपको न्यूलिथिक एज में, आपको पेलोलिथिक एज में और मेसोलिथिक एज में स्पोर्ट्स, जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स थे वो देखने को मिले। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सभी को ये लेक्चर काफी ज्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। सो आप इस कोर्स के साथ जुड़िए और इस लेक्चर का आनंद उठाइए, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है दोस्तों, तो पहले आप उसको नोट डाउन कीजिए और हमें जरूर सूचना कीजिए। ओके दोस्तों, इस चैनल का जो लिंक होगा उसमें आप जरूर अपने कमेंट शेयर कीजिए और फीडबैक भी दीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा, जिससे दोस्तों हम और भी मजेदार लेक्चर आप सभी के लिए तैयार करके ला सकें, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वे से, और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम कवर कर सकें दोस्तों। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।